नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री लक्सन के बीच खालिस्तान के बारे में चर्चा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दिया है। मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने न्यूजीलैंड की सरकार से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। About Khalistan. Yes, certainly this was an issue that came up, and you would have seen references to that in Prime Minister's media statement as well. We do alert our friends to the activities of anti-India elements in their countries and their abuse of freedom of speech and other democratic freedoms to glorify terrorism and to threaten attacks against our diplomats or our parliament or our events in India. So these were also conveyed, and I must say that the government of New Zealand has been receptive as well as has taken our concerns on board in the past as well, and this was also the बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली के कृषि भवन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कृषि, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कई अहम विषयों पर चर्चा किया। वही चौहान ने भारत और गेट्स फाउंडेशन के बीच साझेदारी को गहरा करने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। बिल गेट्स ने इस दौरान भारत में हो रहे कृषि अनुसंधान की सराहना की और प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, इससे पूरी दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान और विभिन्न जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत ऋण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। युवा उद्यमियों को सीएम योगी ने लोन दिया, तो वहीं अपने संबोधन में कहा कि सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर भी प्रहार किया। विकास कार्यों को लेकर के ये बैठक लेते हुए सीएम योगी नजर आए, जहां सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर में किस तरीके से विकास की बयार बह रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि विपक्षियों के साथ मिलकर के वो करना चाह रहे थे, लेकिन विपक्षियों ने कहीं ना कहीं इतने सालों में बस देश को बर्बाद किया। और साथ ही यह भी कहा कि जब वो किसी अच्छे काम को करने जाते हैं तो मिर्ची विपक्षियों को लगती है। साथ ही उन्होंने जिक्र होली का भी किया, वहां पे कि होली में इतने बड़ी संख्या में जो भर्तियां हुई हैं उसको लेकर के किया, होली शांतिपूर्वक मना उसको लेकर के कहा। और साथ ही यह भी कहा कि सहारनपुर में एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आने वाले दिनों में सहारनपुर एक ऐसा क्षेत्र बनेगा, एक ऐसा जगह बनेगा जिसमें लोग कहीं ना कहीं सहारनपुर के एक नए आयाम तक ले जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रणनीति बनाते हुए नजर आए। वही आज हरियाणा में बजट पेश हुआ। बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट नायब सिंह सैनी पेश करते हुए नजर आए। सीएम सैनी ने कहा कि तमाम रायशुमारी के बाद, सुझावों के बाद उन्होंने यह बजट पेश किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने हरियाणा बजट वित्त जो वर्ष था 2025 से 2026 बजट पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बजट कॉपी पर हस्ताक्षर करते वक्त सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और सीपीएस राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे। अब हम आपको सीएम सैनी के बजट पेश करते हुए जो कुछ खास अंश है वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो एसटीएफ की बात इन्होंने किया, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए
टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे, 256 गैंगस्टर थे जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है इसके, उसके ऊपर काम किया। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने बताया कि हरियाणा का बजट इस बार खास होने वाला है और साथ ही पहली बार 2 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है वो पेश किया गया। नायाब बजट से हरियाणा के अच्छे दिन आने वाले हैं और तमाम बातें कही। चलिए आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है, जिसमें सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3,416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के मात्र 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है, जिससे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत NCR सिटी द्वारा सराय कालेखां से धारूहेड़ा होते हुए निमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सराय कालेखां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पंचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए समय गुणवत्ता व कारीगरी को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता की लिखित पढ़त व मानकों की परिभाषित करने का कार्य कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल हमारी सरकार हरियाणा में नई रेल परियोजनाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की गति और प्रगति दोनों तेज हों। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1,195 किलोमीटर के 15,875 करोड़ रुपए की लागत से 14 नए रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जन सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्यधिक अनिवार्य है, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की हो तो यह मूलभूत आवश्यकता बन जाती है कि इन जन सुविधाओं का सभी को लाभ पहुंचे। इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गांवों में शहरों की तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधाएं दी जाएंगी। इनके अतिरिक्त 150 किलोमीटर की सीवर लाइन व्यवस्था भी की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पावर प्लांट, उद्योग, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा अपशिष्ट जल का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। आज पूरे प्रदेश में 281.65 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जा रहा है और वर्ष 2028 तक प्रदेश में उत्पन्न होने वाले 100% अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाने लगेगा।
इससे प्रदेश में जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 से संशोधित अनुमान 4,874.45 करोड़ रुपए को 1.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 4,950.96 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा वित्त वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में उठाए गए कई क्रांतिकारी कदम के कारण बिजली उपकरणों का कुल संप्रेषण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर 10.4% रह गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन कदमों के कारण बिजली उपकरणों की कार्यशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान आदरणीय अध्यक्ष महोदय DHBVN को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5,870 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे 1,376 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में हम वित्त वर्ष 2025-26 में एक नई स्कीम लाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धता 10,700। तो सुना आपने हरियाणा का बजट पेश करते हुए, जहां नायब सिंह सैनी जो कि सीएम है वो नजर आए। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट इस बार पेश किया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। युवा उद्यमियों को सीएम योगी ने लोन दिया, तो वही अपने संबोधन में यह कहा कि सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर भी प्रहार किया है। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। निकाल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया था। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। और फैसिलिटी और प्रोडक्ट को पहचान है, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और यह सरकार ने या विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है। अभी हम यहां पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी को हम देख रहे हैं। कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था। और आज
कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का एक जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वही दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी से उनके निवास पर मुलाकात किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जनसेवा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। वही सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन को साकार करने और दिल्ली को एक विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जैसा दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात किया, हालांकि बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित जो इफ्तार कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी एक्स पर पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एकता और सद्भाव मजबूत होता है। उनके अलावा इस इफ्तार पार्टी में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सहित जो कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। वो सीएम ने ट्वीट किया और लिखा, भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके द्वारा आयोजित दावते इफ्तार कार्यक्रम में सभी भाई बहनों के साथ मिलकर सौहार्द और एकता का संदेश साझा करने का अवसर मिला। इफ्तार कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा ने ये एक्स पर तस्वीरों के साथ पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार के पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी ने राजद विधायकों के साथ राज्य विधानसभा के बाहर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, जो अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठा रहे हैं वे पहले स्वयं कसम खाएं कि वे अपराधी को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा, करनी कथनी एक करें फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। बोली की राजनीति करने वाले लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब बोली की राजनीति नहीं, बिहार को बचाने की राजनीति होगी। 20 साल के शासन में 60,000 हत्या हुई है, 25,000 गैंगरेप हुए हैं। एसपी यादव ने अभी एनडीए सरकार पर मैं तो कह दिया कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भी अपराधी को सदन नहीं पहुंचने देंगे। है ये क्षमता? करनी कथनी एक करें फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ड्रोन की स्थिति का निरीक्षण किया और इस दौरान ही उन्होंने दिल्ली के जल निकासी तंत्र को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए किए जा रहे जो काम है उसका जायजा लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों से उपेक्षित नालों की सफाई और पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत बड़े स्तर पर काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से दिल्ली वासियों को राहत मिल सके, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर काम कर रही। स्वच्छ यमुना के संकल्प को साकार करने के लिए नालों की सफाई, सिल्ट हटाने और जल प्रवाह को सुचारू बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा। देखिए, ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी
उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके। तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो 12 पुलाती कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। वही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिजली विभाग के पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। कोतरा रोड स्थित सब स्टेशन में भड़की आग ने कई ट्रांसफार्मर और अन्य जो उपकरण है उसको अपनी चपेट में ले लिया। बताते ये चले कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस घटना से करोड़ों रुपए के नुकसान भी होने का अनुमान है। वहीं भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। हवा की वजह से आग बढ़ने की संभावना है और इसे देखते हुए आसपास के लोगों के घर भी खाली कराए गए। वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। बिहार में पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। इस घटना को लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराधियों की बहार है। उन्होंने कहा एएसआई रैंक के अधिकारी की हत्या हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इन घटनाओं पर कहने के लिए 2 शब्द भी नहीं है। 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता। सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-6, 9-9 कील जो है ठोका गया पैरों में, जिसमें पे जख्म ही जख्म थे, लेकिन इस पे भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किए। तो ये बिहार में आम नागरिक, बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ गया है, जिसके सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जिस पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आज वो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो है मॉडल है। बताइए, जो सिपाही, जो एएसआई बिहार की जनता के सुरक्षा में लगा है, आज वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कौन सुरक्षित है? जब पुलिस वाला इस बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो कौन है बिहार में सुरक्षित? ये मामूली घटनाएं नहीं है। हम लोग चाहते थे कि हाउस में कार्यस्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति हो और इस पे जो है बहस हो, लेकिन सरकार के लोगों ने
जिन पुलिस वालों ने शहादत दी, आज उस पे भी ये लोग बहस नहीं करना चाहते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहस नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था पे बहस नहीं करना चाहते, उधर चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और इन लोगों से कोई भी किसी से भी पूछ लीजिएगा, A to Z जितने सत्ता में बैठे लोग हैं वो खाली लालू जी को और 15 साल को जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे और कोई जवाब नहीं। 60,000 हत्याएं हुई, इसका कोई जवाब नहीं। 25,000 बलात्कार हुआ, उसका कोई जवाब नहीं। विगत 3 दिनों में इतना पुलिस पे हमला हुआ। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।